हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, आज की वीडियो क्लास जो है वो हमारी गेन्स फ्रॉम ट्रेड एक चैप्टर है आपके, उस पर आधारित है, जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में ट्रेड से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण है। न केवल परीक्षा की दृष्टि से ही वरन नॉलेजेबल भी हैं काफ़ी। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपके सामने जो स्लाइड खुली है उसमें इसका अर्थ दिया हुआ है और इसका मेजरमेंट। लेकिन उससे पहले जैसे कि शाब्दिक अर्थ इसका समझ आता है एक आम आदमी को कि भाई व्यापार से क्या लाभ होता है। व्यापार किसी के मध्य भी हो सकता है, दो राज्यों के मध्य इंटरनली हो सकता है, दो देशों के मध्य इंटरनेशनली हो सकता है। व्यापार लाभ कमाने की दृष्टि से किया जाता है। कोई भी व्यक्ति हानि कमाकर व्यापार को अनवरत जारी नहीं रख सकता है। इसलिए व्यापार तभी संभव है जब दोनों पक्षों को लाभ होगा। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में व्यापार से लाभ, गेन्स फ्रॉम ट्रेड का अर्थ ये है कि खाली जो कंजप्शन लेवल बढ़ जाता है दोनों देशों का व्यापार के बाद, या टर्म्स ऑफ ट्रेड अनुकूल हो जाती है दोनों देशों की व्यापार के बाद, ये सब व्यापार के लाभ नहीं है। वरन एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के लिए गेन्स फ्रॉम ट्रेड एक अलग अर्थ रखता है, और आज हम इसीलिए इस चैप्टर पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, सिंपली हम समझने के लिए वैसे ही शुरुआत कर रहे हैं। जिस प्रकार एक ही देश के दो व्यापारी कुछ लाभ कमाने के विचार से व्यापार करते हैं, उसी प्रकार दो देश भी कुछ लाभ प्राप्त करने के विचार से ही अंतर्राष्ट्रीय लेन देन यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में संलग्न हो जाते हैं। अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न एंगल से गेन्स फ्रॉम ट्रेड को समझाया है, देखा है, व्याख्या की है। जैसा कि क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे उनका मानना था कि व्यापार से लाभ जो है वो उत्पादन और विशेषज्ञता में वृद्धि, यानी कि इंक्रीज्ड प्रोडक्शन एंड इंक्रीज स्पेशलाइजेशन के माध्यम से होता है, या इन दोनों के द्वारा, इन दोनों के कारण जो है वो व्यापार से लाभ पैदा होता है। जेकब वाइनर ने बताया कि व्यापार से होने वाले लाभ को क्लासिकल इकोनॉमिस्ट द्वारा निम्न रूप में मापा गया। नंबर 1, उनके अनुसार राष्ट्रीय आय में वृद्धि एक पैमाना है व्यापार से लाभ को मापने के लिए। यदि वो होती है तो व्यापार से लाभ हो रहा है, यदि नहीं होती है तो व्यापार से हानि हो रही है। तुलनात्मक लागत में अंतर, यदि व्यापार के शुरू होने की वजह तुलनात्मक लागतों में अंतर है, और यदि प्रारंभ होने के बाद भी यह बना रहता है तो भी व्यापार से लाभ हो रहा है, अन्यथा नहीं हो रहा है। इसी तरीके से व्यापार की शर्तें, व्यापार के प्रारंभ होने के पश्चात अनवरत या लगातार अनुकूल होनी चाहिए, तभी व्यापार से लाभ की मात्रा बढ़ती है, अन्यथा व्यापार से लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। आधुनिक सिद्धांतकारों ने व्यापार से प्राप्त लाभ को इनके अलावा विनिमय और विशेषज्ञता के परिणाम स्वरूप लाभ प्राप्त होना माना है। तो थोड़ा सा उन्होंने एक दो चीज़ें इसमें और ऐड कर दी हैं। तो अलग अलग दृष्टिकोणों से व्यापार के लाभ को समय अनुसार कब कब कैसे मापा गया, हम अलग अलग दृष्टि से उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। नंबर 1 है एडम स्मिथ। शुरू से ही चलते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्र के जनक हमारे एडम स्मिथ का क्या दृष्टिकोण था गेन्स फ्रॉम ट्रेड को मापने के हिसाब से। तो एडम स्मिथ की राय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ उत्पाद के बढ़े हुए मूल्य और प्रत्येक व्यापारिक देश की उत्पादक क्षमता में सुधार के रूप में है। सिंपली यदि हम इसको समझना चाहें तो एडम स्मिथ का यह मानना था कि व्यापार जब प्रारंभ हो जाता है तो उस देश को लाभ हो रहा है या दोनों देशों को लाभ प्राप्त हो रहा है, यह तभी माना जाएगा जब उसको अपने उत्पाद के बढ़े हुए मूल्य मिल रहे हैं और उसके उत्पाद की मांग निरंतर बढ़ने
की वजह से जब वो उसका प्रोडक्शन बढ़ाता है, एक्सपोर्ट बढ़ाता है, तो धीरे धीरे उसकी उत्पादक क्षमता में भी सुधार होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जब कमोडिटीज का निर्यात होता है, जो कि मतलब किस कमोडिटी का निर्यात होता है जिसकी घरेलू मांग तुलनात्मक रूप से कम है जबकि विदेशों में उस वस्तु की मांग ज़्यादा है, यानी कि उसकी आयात की मांग मजबूत है, तो ही किसी देश की उस वस्तु का निर्यात होता है। यह प्रत्येक व्यापारिक देश को अधिकतम कल्याण प्राप्त करने और अधिकतम संभव निर्यात आय प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यानी ये जो उसकी खासियत है कि वह एक ऐसी वस्तु में स्पेशलाइजेशन हासिल कर रहा है जिसकी घरेलू मांग तो कम है लेकिन विदेश में उसकी मांग ज़्यादा है, यानी उस वस्तु की विदेश में आयात मांग ज़्यादा है, तो वह देश जो है उस वस्तु का निर्यात करके उससे अधिकतम निर्यात आय प्राप्त कर सकता है। जब प्रत्येक देश उस वस्तु के उत्पादन में माहिर होता है जिसमें उसे लागत लाभ प्राप्त है, तो उत्पादन साधनों का इष्टतम आवंटन होने लगता है। यानी उत्पादन साधनों को उस सेक्टर में शिफ्ट किया जाता है जिस सेक्टर का उत्पादन बढ़ने जा रहा है, जिसका निर्यात होने जा रहा है ज़्यादा, तो धीरे धीरे ये इष्टतम आवंटन उत्पादन के साधनों का हो जाता है। इसे एडम स्मिथ श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर का नाम देते हैं, जिसके साथ साथ विशेषज्ञता बढ़ती है जिससे लागतें कम होती हैं और प्रत्येक व्यापारिक देश के लिए बाजार के आकार का विस्तार होता है। जब किसी देश को महारत हासिल हो जाती है किसी प्रोडक्ट को क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी कम लागत पे हासिल करना, तो फिर उस देश का दबदबा बन जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में और उसकी मांग भी बढ़ जाती है, तो उसका विश्व बाजार का आकार उस वस्तु के लिए बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप विश्व उत्पादन और विश्व कल्याण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से मैक्सिमम हो जाता है। तो एडम स्मिथ के दृष्टिकोण के अनुसार अब हम ये देख चुके हैं, जान चुके हैं कि गेन्स फ्रॉम ट्रेड को एडम स्मिथ ने किस रूप में बताया। अब हमारे उनके बाद रिकार्डो और माल्थस दृष्टिकोण पे, जैसा कि हमने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि माल्थस जो है वो परंपरागत अर्थशास्त्रों के मध्य रहते हुए भी सप्लाई साइडर्स नहीं माने जाते हैं, डिमांड साइडर्स माने जाते हैं। तो माल्थस के दृष्टिकोण से भी गेन्स फ्रॉम ट्रेड में ये मांग पक्ष झलकेगा, दिखाई देगा। तो रिकार्डो ने व्यापार से एक उद्देश्य के रूप में लाभ को देखा कि वे क्यों दो देश व्यापार करेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होगा, इसलिए दोनों व्यापार करेंगे। उनके अनुसार तुलनात्मक लागत के सिद्धांत के आधार पर उत्पादन और व्यापार में विशेषज्ञता से संसाधनों या लागतों की बचत होती है। विदेशों से प्रत्येक देश द्वारा आवश्यक वस्तुओं की सस्ती उपलब्धता के माध्यम से प्रत्येक देश सम ऑफ एंजॉयमेंट्स यानी आनंद का जो लेवल है वो बढ़ा सकते हैं व्यापार के बाद दोनों देश, क्योंकि वे उस वस्तु को सस्ती मंगाने पे में कामयाब हो जाते हैं जिस वस्तु को वो व्यापार से पूर्व अपने देश में ऊंची लागत पर प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन अब उन्हें ऊंची लागत पर उसे प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, अपने संसाधनों को उसमें अनप्रोडक्टिवली झोंकने की ज़रूरत नहीं है, व्यापार प्रारंभ हो गया है और वो आसानी से दूसरे देश से उस वस्तु को कम लागत पे या कम कीमत में हासिल कर पा रहा है। तो इस तरीके से रिकार्डो कहते हैं कि उनका जो आनंद का स्तर है दोनों देशों के उपभोक्ताओं का वो बढ़ता है। तो यही जो चीज़ है कि उपभोग से जुड़ी है, उपभोग करने से आनंद, एंजॉयमेंट लेवल बढ़ता है दोनों देशों के नागरिकों का, वह माल्थस के मांग पक्ष वाले दृष्टिकोण को दर्शाता है। डेविड रिकार्डो ने एक कोटेशन के द्वारा भी इसे स्पष्ट किया है। कोटेशन एज इट इज इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है। दोनों स्थानों के लिए लाभ यह नहीं है कि उनके मूल्य में कोई वृद्धि हुई है, बल्कि उतने ही मूल्य के साथ वे दोनों वस्तुओं की बड़ी मात्रा का उपभोग और आनंद लेने में सक्षम है। पिछली एक अपनी वीडियो क्लास में हमने जाना था, या इसमें भी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रारंभ होने के बाद उपभोग का जो CIC है लेवल है, उपभोग का लेवल जो है वो ऊपर वाले CIC पे पहुंच जाता है। कम्युनिटी का जो इंडिफरेंस कर्व होता है उपभोग का, उसका एक मैप दिया होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रेखा बिफोर ट्रेड
उस उपभोग बिंदु से ऊपर स्थित होती है और CIC 2 या 3 पे वो उपभोग बिंदु प्राप्त नहीं कर पाता है, लेकिन आफ्टर ट्रेड वो उस रेखा पे पहुंच जाता है और उस बिंदु पर हर देश पहले की तुलना में ज़्यादा उपभोग करने में कामयाब हो जाता है। तो इस तरीके से डेविड रिकार्डो ने यही कहा है कि वह आफ्टर ट्रेड दोनों वस्तुओं की बड़ी मात्रा का उपभोग और आनंद लेने में सक्षम है। माल्थस ने इस संबंध में एडम स्मिथ के समान विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने भी ये कहा है, व्यापार से प्राप्त लाभ में बढ़ी हुई कीमत है। जो अधिक चाहता है उसके लिए जो कम है उसका आदान प्रदान होता है। यानी कि जो चीज उसके यहाँ ऊंची लागत पर कम प्रोड्यूस हो पा रही है, अब वो उसे विदेश से हासिल करने में कामयाब हो जाता है, और जो वस्तु उसके यहाँ ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है लेकिन उसकी मांग यहाँ कम है, कहीं और उसकी मांग पैदा होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो व्यापार उस वस्तु को वहाँ पहुँचाने में और बदले में उस वस्तु को आयात करने में हमारी मदद कर देता है, जिसको हम ऊंची लागत पर और कम मात्रा में हमारे यहाँ बना पा रहे हैं। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विनिमय करके हमारे जो गुड की का जो विनिमय मूल्य है वो हमारे धन या समृद्धि को बढ़ाता है। नेक्स्ट जो स्लाइड आपके सामने खुली है वो JS मिल का दृष्टिकोण है। मिल ने रेसिप्रोकल डिमांड कर्व के द्वारा इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी दी थी, जो हम कर चुके हैं पहले ही। JS मिल के सिद्धांत में अगेन हम शुरुआत वहीं से कर रहे हैं कि रिकार्डियन दृष्टिकोण में एक भयंकर कमी या उसकी विफलता यह थी कि यह व्यापारिक देशों के बीच व्यापार से लाभ के वितरण की व्याख्या नहीं कर सके, है ना, कि भी कितना, जैसे 100% यदि हम व्यापार का लाभ मान रहे हैं दोनों देशों के बीच वितरित होने वाला है, तो कितना किसको लाभ होगा यह रिकार्डो नहीं माप पाए। JS मिल ने व्यापारिक देशों के बीच व्यापार और वितरण दोनों के लाभ का विश्लेषण करने का प्रयास किया। उन्होंने पारस्परिक मांग की अवधारणा पर जोर दिया, जो व्यापार की शर्तों को निर्धारित करता है, जो कि किसी देश द्वारा निर्यात की जाने वाली मात्रा के बदले आयात की मात्रा है। रेसिप्रोकल डिमांड कर्व थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? मिल उसमें क्या कहते हैं कि रेसिप्रोकल डिमांड कर्व क्या है? जो एक साथ मांग और पूर्ति दोनों की क्वांटिटीज को बताता है। इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि एक देश जो है वो कितनी मात्रा आयात के बदले में अपनी कितनी मात्रा निर्यात की प्रस्तुत कर रहा है, ऑफर कर रहा है। रेसिप्रोकल डिमांड कर्व ही बाद में ऑफर कर्व के नाम से जाना गया। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें जो है मिल के दृष्टिकोण में शामिल हो जाती हैं, जिससे कि व्यापार के बाद लाभ का बंटवारा किसको कितना मिला, किसको 60% लाभ मिला, 60-40 रहा या 70-30 रहा या 50-50 रहा, इस तरीके का मापन थोड़ा संभव हो जाता है। तो एक इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लीजिए एक देश में A है, एक देश, और दूसरा देश है B। तो देश A में श्रम की 2 इकाइयाँ X की 20 इकाइयाँ और Y की 20 इकाइयों का उत्पादन कर सकती हैं। तो घरेलू विनिमय अनुपात A के लिए क्या हो गया, X की यानी 1x रेज टू 1 बाय, है ना, एक X की और एक Y की इकाई। जबकि देश B जो है, एक मिनट, ये स्लाइड चेंज हो गई है, वापस वहीं ले आती हूँ मैं इसको। हाँ, जबकि देश B जो है वो श्रम की 2 इकाइयाँ हो सकती है, X की 12 इकाइयाँ और Y की 18 इकाइयाँ तैयार करें। यानी देश B में हो सकता है कि श्रम की 2 इकाइयाँ X की 12 और Y की 18 इकाइयाँ तैयार करें। ठीक है, इसमें घरेलू विनिमय अनुपात क्या हो गया, 1:1.5, यानी 1 और 1.5 तो हो गया देश B में X और Y का घरेलू विनिमय अनुपात, और देश A में X और Y का घरेलू विनिमय अनुपात हो गया 1:1। ठीक है, तो यही वो रेंज है 1 और 2, यानी 1x और 2y के बीच ही कोई रेंज है, कोई अनुपात है जिस पर दोनों देश व्यापार करने को सहमत होंगे, तो दोनों देशों को
लाभ मिलेगा। अब कौन सा वह रेशो होगा जिस पर उनका व्यापार संभव होगा, यह डिपेंड करेगा उन दोनों देशों में पारस्परिक मांग की शक्ति पे। यदि देश ए में देश बी की वस्तु की मांग की लोच इन इलास्टिक टाइप की है, या उसको कम नहीं कर सकते हैं, तो ज़्यादा लाभ ए को मिलेगा। यदि यही स्थिति बी के साथ है कि बी में देश ए की वस्तु की मांग की लोच जो इन इलास्टिक तरह की है, तो देश बी को उसका लाभ का ज़्यादा फायदा मिलेगा या लाभ की मात्रा का ज़्यादा भाग बी को प्राप्त होगा। अब इसे एक रेखा चित्र के द्वारा आपके सामने समझाया हुआ है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ मार्शल एजवर्थ ऑफर कर्व थ्योरी। जो रेसिप्रोकल डिमांड कर्व था जो मिलने दिया, वही बाद में थोड़ा और सुधार करके मार्शल और एजवर्थ ने ऑफर कर्व के रूप में प्रस्तुत कर दिया। तो जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, एक्स अक्ष पर देश ए की एक्सपोर्टेबल गुड है जो कि एक्स कमोडिटी है, और वाई अक्ष पर देश बी की एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है जो कि वाई वस्तु है ना। अब जो अंदर रेखाएं और कर्व बने हुए हैं उनको आप देख लीजिए। ओ सी और ओ डी मूल बिंदु से प्रारंभ होके दो तिरछी रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं। ये दोनों जो हैं वो डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशो लाइंस हैं, क्रमशः देश ए की और बी की। यानी ओ सी देश ए की है और ओ डी जो है वो देश बी की डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशो लाइंस है बिफोर ट्रेड। ठीक है। ओ ए जो है वो देश ए का ऑफर कर रहे हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा स्लोप कम है, लेकिन ये सीधी लाइन नहीं है, ये स्लोप वाली कर्व वाली लाइन ही है जो ऑफर कर रहा है देश ए का। शायद मैंने पहले भी बताया था, ऑफर कर्व जब हम एक्स अक्ष पर देश ए की एक्सपोर्टेबल गुड लेते हैं, तो जो खुला हुआ भाग है देश ए के ऑफर कर्व का वो वाई अक्ष की तरफ होगा। इसीलिए ओ ए जो बनाया हुआ है कर्व, ऑफर कर्व, उसका जो ओपन भाग है वो वाई अक्ष की तरफ है। दूसरी तरफ ओ बी जो है वो देश बी का ऑफर कर्व है, तो उसका भी ओपन भाग जो है वो एक्स अक्ष की तरफ है। यानी हर देश के ऑफर कर्व का खुला भाग जो है वो दूसरे देश के अक्ष की तरफ, एक्सपोर्टेबल गुड्स के अक्ष की तरफ खुला रहता है। ये इसको याद रखने का तरीका है। कई बार मैंने देखा है बच्चे रट लेते हैं और फिर उल्टा लिख देंगे, ओ ए को ओ बी लिख देंगे और ओ बी जो इसमें है उसको ओ ए लिख देंगे। तो इसमें रटने की कतई ज़रूरत नहीं है, आपको बनाना आना चाहिए ऑफर कर्व को। ठीक है। तो जो खुला पोर्शन है किसी देश के ऑफर कर्व का वो दूसरे देश के एक्सपोर्टेबल गुड के अक्ष की तरफ होगा। ये इसका नियम है बनाने का। तो दोनों जो हैं ओ ए और ओ बी दोनों एक दूसरे को पी बिंदु पर, जैसा कि दिखाई दे रहा है, काट रहे हैं, और उससे एक सीधी रेखा ओ डी पर भी एक बिंदु मिल रहा है आर, और ओ पी मिल रहा है ओ ए और ओ बी के कटान बिंदु पे, और ठीक इसी लंब पे जो एक्स अक्ष तक डाला गया है ओ सी रेखा पर भी एक एस बिंदु मिल रहा है, और एक्स अक्ष पे हमें ओ क्यू बिंदु मिल रहा है। तो एक लंब हो गया क्यू एस पी आर, चार बिंदुओं को मिलाने वाला ये लंब इस पे डाला हुआ है। द एक्सचेंज टेक्स प्लेस एट पी, क्योंकि दोनों के ऑफर कर्व जहां एक दूसरे को काटते हैं वहीं दोनों देश संतुलन आयात निर्यात में आ जाते हैं, यानी उनका संतुलन स्थापित होता है। एक देश का आयात बिल दूसरे देश के, यानी उसी खुद के देश के निर्यात बिल के बराबर हो जाता है। तो दोनों का जो ट्रेड बैलेंस है वो बैलेंस्ड हो जाता है। तो द एक्सचेंज टेक्स प्लेस एट पी वेयर द टू ऑफर कर्व कट ईच अदर। कंट्री ए इंपोर्ट्स पी क्यू। अब आप देख लीजिए, पी क्यू जो अमाउंट है वो वाई अक्ष की तरफ से मापा हुआ है जो देश ए का इम्पोर्टेबल क्वांटिटी है, जबकि एक्स अक्ष पे उसकी खुद की एक्सपोर्टेबल क्वांटिटी है। यानी वो ओ क्यू मात्रा एक्सपोर्ट के बदले पी क्यू मात्रा इंपोर्ट की हासिल कर रहा है। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि पी क्यू मात्रा आयात के बदले में देश ए
एक्स वस्तु की ओ क्यू मात्रा प्रस्तुत कर रहा है। इस तरीके से हम ऑफर कर को डिफाइन करते हैं। तो बदले में पी क्यू क्वांटिटी ऑफ वाई हासिल कर रहा है और पी क्यू क्वांटिटी ऑफ वाई के बदले में ओ क्यू क्वांटिटी ऑफ एक्स ऑफर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्लाइड खुली है वो इसी का ही विवरण है कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है कंट्री फॉर कंट्री ए एट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू क्यू एम अपॉन क्यू एक्स। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड का मैंने आपको पीडीएफ भेजा था जिसमें टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड में बहुत सारे प्रकार थे टर्म्स ऑफ ट्रेड के, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, है ना। आपको वो पीडीएफ जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक ये वाली चीज़ थोड़ी कम समझ आएगी। तो ये एक फॉर्मूला है टर्म्स ऑफ ट्रेड का क्यू एम अपॉन क्यू एक्स, जिससे कि क्या निकल जाती है, टर्म्स ऑफ ट्रेड निकल जाती है। ठीक है, इज इक्वल टू यदि हम आयात की मात्रा है क्यू एम और निर्यात की मात्रा है क्यू एक्स, इसको इस डायग्राम के हिसाब से देखें तो वो क्या हो गई, पी क्यू अपॉन ओ क्यू। मैं वापस स्लाइड खोल देती हूँ। पी क्यू अपॉन ओ क्यू, पी क्यू है क्यू एम आयात की मात्रा और ओ क्यू है क्यू एक्स निर्यात की मात्रा। ठीक है, वापस द टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर कंट्री ए एट पॉइंट ई इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन क्यू एक्स। ये फॉर्मूला है टर्म्स ऑफ ट्रेड को मापने का। किसके बराबर होगा, डायग्राम के हिसाब से जो पॉइंट्स है, आयात की मात्रा है पी क्यू और बटा निर्यात की मात्रा है ओ क्यू। यही स्लोप ऑफ लाइन ओपी कहलाएगा। लंब बटा आधार करके हम लाइन का जो स्लोप निकालते हैं, तो ये स्लोप ऑफ लाइन ओपी क्या है आपकी, पी क्यू अपॉन ओ क्यू। इफ द लाइन ओपी गेट्स क्लोजर टू ओ डी, वापस पीछे चलते हैं समझने के लिए कि यदि ओ डी लाइन की तरफ संतुलन जाता है देश ए का, यानी कि अपने अक्ष से दूर जाता है दूसरे देश के अक्ष की तरफ, तब आप देखिए उसको लाभ हो रहा है, क्योंकि अब उतनी ही सेम ओ क्यू निर्यात मात्रा के बदले में उसको पहले की तुलना में ज़्यादा आयात प्राप्त हो रहा है। पहले पी क्यू प्राप्त हो रहा था, अब आर क्यू प्राप्त हो रहा है। तो जो नेट लाभ है मिलने वाला आयात से वो है आर क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू आर पी। पेन और पेंसिल हाथ में रखा करो हमेशा, और जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप फटाफट नोट कर लिया करो, क्योंकि पीपीटी प्रेजेंटेशन की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। डायग्राम बार बार हर स्लाइड पे नहीं जा रहा है, हालांकि मैंने कोशिश की है बाद में भी इस डायग्राम को रिपीट करने की, लेकिन अभी हम इसको यही समझ लेते हैं कि यदि जो विनिमय रेशो है वो ओ डी लाइन की तरफ जाता है तो देश एक को फायदा होता है, क्योंकि वह पूर्व की भांति ओ क्यू निर्यात मात्रा के बदले में अब अतिरिक्त आरपी मात्रा इंपोर्ट और प्राप्त कर पा रहा है, जबकि पहले वह ओ क्यू एक्स के बदले, एक्स यानी ओ क्यू एक्सपोर्ट के बदले में पी क्यू इंपोर्ट प्राप्त कर रहा था। अब सेम ओ क्यू एक्सपोर्ट के बदले में आर क्यू इंपोर्ट की मात्रा प्राप्त कर रहा है। तो सिंपल शब्दों में इसे इस तरीके से समझ लीजिए कि जो देश अपने अक्ष से दूर दूसरे देश के एक्सपोर्टेबल गुड के अक्ष की तरफ यदि संतुलन में जाता है व्यापार की दृष्टि से तो उसे लाभ होता है, और यदि वो खुद की तरफ आता है तो उसे व्यापार से उतना लाभ नहीं होता है, लाभ की मात्रा कम हो जाती है। अब वापस इसमें आ जाइए। ऑन द अपोजिट साइड, इफ द लाइन ओपी गेट्स क्लोजर टू द लाइन ओसी, द डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो लाइन of country A, the terms of trade turn against country A and become favorable to country B। यानी कि यदि रेशो B बिंदु पर सेटल होने की बजाय यदि S बिंदु पर सेटल होता है तो देश A जो है वो अब बहुत डिटोरेट स्थिति में आ जाता है, घटती हुई लाभ की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि अब वह ओ क्यू उतनी ही निर्यात की मात्रा के बदले में पी क्यू की बजाय एस क्यू मात्रा में क्या प्राप्त कर रहा है, आयात की मात्रा। तो उसको लॉस है कितना,
PS मात्रा का आयात लॉस है। तो इस तरीके से हम ऑफर कर्व थ्योरी के द्वारा किसी देश की टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में देख सकते हैं, उसके लाभ की मात्रा के बारे में देख सकते हैं। और इस तरीके से आप रेखा चित्र का विवरण मैंने समझा दिया है। जो चीज़ें रह गई हैं वो आप यहाँ से लिखने की दृष्टि से आपको क्या लिखना है वो इस स्लाइड से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एक और जो स्लाइड खुली है उसका डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। ये क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं इसको यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है आपको समझ आया होगा और आप अपना नोट्स नेक्स्ट क्लास तक इस क्लास का नोट्स फटाफट तैयार कर लेंगे। तब तक के